नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मेरे द्वारा जो पॉलिटी की आपके लिए सीरीज़ चलाई जा रही है, तो ये उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप पॉलिटी जो है स्टार्टिंग से पढ़िए। और मतलब कि और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आज जो पढ़ाऊँगा मैं संसद का पार्ट 4 पढ़ाऊँगा। जो संसद जो है हमारा वो लंबा टॉपिक है, तो इसके लिए मुझे 4 से 5 पार्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज ये उसका चौथा पार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट पहले अगर उनको संसद के बारे में जानना है कि संसद में कैसे सदस्य जो हैं चुने जाते हैं, किस तरीके से वो हटाए जाते हैं, संसद में क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, किस तरीके से कानून बनता है, तो ये सब पूरी की पूरी आपको जो भी नॉलेज है वो डीप नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले पार्ट से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद में आप दूसरा तीसरा सीक्वेंस से आप देखेंगे तो पूरे के पूरे जो संसद से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम है जिसमें भी पॉलिटी पूछी जाती है, तो संसद का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है, चाहे वो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। तो जिसमें भी पॉलिटी पूछी जाएगी तो उसमें संसद से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस जो टॉपिक है संसद, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करिए। और मैंने भी पूरी कोशिश करी है कि जो भी जानकारी आपको दी, कोई भी जानकारी छूटे ना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आपका प्रश्न ना हल हो। तो मैंने पूरी की पूरी जो अपनी तरफ से जो भी कोशिश मुझसे हो सकी, तो मैंने पूरी करी है, जिसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी हो, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। तो चलिए, आज का मतलब कि जो हमारा संसद मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो पिछले जो पार्ट में मैंने आपको मतलब कि चर्चाओं के बारे में बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे प्रक्रिया होती है, किस तरीके से सदस्य बोलते हैं और अनुमति देता है अध्यक्ष, तो इसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो करेंगे कि जो संसद में विधायी प्रक्रिया किस तरीके से होती है, जैसे कि विधेयक कानून कैसे बनते हैं, तो ये बात आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्या होता है कि विधायी प्रक्रिया जो होती है वो संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक को समान चरणों के माध्यम से पारित होना पड़ता है। और संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी। कहने का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी कानून होता है तो वो चाहे लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से, दोनों से ही स्टार्ट हो सकता है। कौन कौन से नहीं हो सकते वो भी आगे मैं चर्चा करूँगा आज के टॉपिक में। तो इसमें क्या होता है जैसे कि 2 चीज़ें हैं कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, इन दोनों में मैं डिफरेंस कल समझा चुका हूँ। दोनों ही चीज़ें मैंने कल क्लियर करवा दी थी। तो चलिए, आप एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के तरीके से इसको ले सकते हैं। सरकारी विधेयक वो होता है जैसे कि कोई अगर मंत्री है, मतलब कि जो भी करंट गवर्नमेंट जो होती है, जो पावर में है, मतलब कि एक मंत्री जो कानून बनाने के लिए या विधेयक जो पारित करता है, तो वो सरकारी विधेयक बोला जाता है। जो मंत्री नहीं है, नॉर्मल सदस्य, चाहे वो विपक्ष की पार्टी का हो चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी का, तो वो सदस्य अगर विधेयक मतलब कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव लाता है तो उसको गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। चलिए एक एक करके उन 4 श्रेणियों को देख लेते हैं। अच्छा, जो 4 श्रेणियां होती हैं उसमें मैं बता देता हूँ। देखो, पहले जो होती है वो होती है साधारण विधेयक वाली, और दूसरी होती है धन विधेयक वाली, तीसरी होती है वित्त विधेयक, और चौथी जो होती है वो संविधान संशोधन विधेयक। तो जो आपकी जो चौथी वाली है संविधान संशोधन विधेयक, ये मैं अभी आपको नहीं समझाऊँगा। ये मैं एक पर्टिकुलर इसके लिए संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन एक चैप्टर है, तो मैं उसमें जो है आपको पूरी की पूरी नॉलेज दूंगा कि हमारे जो संविधान है उसमें किस तरीके का संशोधन होता है। तो ये वाला जो चौथा पॉइंट है ये मैं आपको अभी के लिए छोड़ दूंगा। तो ये मैं पूरा अलग से ही आपको क्लियर करवा दूंगा जब मैं वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो विधेयक, जो बाकी की 3 श्रेणियां जो हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली श्रेणी होती है साधारण विधेयक, मतलब कि कोई नॉर्मल कानून किस तरीके से बनता है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, जैसे कि कोई भी विधेयक होता है वो 3 चरणों से गुजरता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक एक करके हम तीनों श्रेणियों में देख लेते हैं। तो बात करते हैं पहली श्रेणी से कैसे गुजरता है, जैसे कि प्रथम पाठन जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साधारण विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे या फिर राज्यसभा। और क्या होता है कि यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, चाहे वो सरकारी सदस्य हो या गैर सरकारी, दोनों के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद में अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे कि पहले क्या होता है कि जैसे कि आपको विधेयक या कानून किसी मुद्दे पे, मतलब कि जो भी विधेयक है वो संसद में रखने से पहले क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष को पहले आपको जो है अग्रिम सूचना देनी पड़ती है कि मैं इस पार्टिकुलर टॉपिक पे ये विधेयक लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो अध्यक्ष होगा उसके बाद में वो अपनी अनुमति देगा।
जो अनुमति देने के बाद में क्या होगा, जो सदस्य होगा, जो भी मतलब कि विधेयक लाया होगा, वो अपना उसके बारे में बताएगा कि उसका शीर्षक क्या है और जो विधेयक वो लाया है वो उसका उद्देश्य क्या है, वो किस लिए लेके आया है। अच्छा, इसमें मतलब कि सिर्फ इतना ही करने के बाद में क्या होता है कि जैसे कि उस पर चर्चा नहीं होगी। पहला जो चरण होता है प्रथम पाठन में, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसमें वो सिर्फ वही बताएगा कि जो है किस लिए लेके आया है, इस पर कोई चर्चा अभी नहीं होने वाली। तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रथम पाठन में क्या होगा। चलिए अब जो बात करते हैं कि द्वितीय पाठन में क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो द्वितीय पाठन में क्या होता है कि जो हमारा जो विधेयक होता है, जो भी सदस्य रखता है, तो उस पर जो है विस्तृत चर्चा, मतलब कि विस्तृत जो है समीक्षा होगी। समीक्षा कैसे कि बाकी के जो सदस्य होंगे वो उस पर बहस करेंगे कि मतलब कि कोई भी मुद्दा होता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं, तो उस पर बहस होगी कि हाँ इसमें ये चीज़ गलत है, इसमें ये चीज़ सही है। और क्या होता है कि जैसे कि बहस होने के बाद में क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि साधारण बहस हुई, उसके बाद में उस पर वोटिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बहस होने के बाद में जो विधेयक होता है वो एक समिति को सौंप दिया जाता है। जैसे कि उसमें अगर कोई टेक्निकल चीज़ है जो सदस्यों के समझ में नहीं आ रही, या मतलब कि कोई ऐसा मुद्दा है जिसको आम सहमति नहीं बन रही, तो उसके बाद में क्या जाता है, जो विधेयक होता है वो समिति को सौंप दिया जाता है। एक समिति बनाई जाती है, तो प्रवर समिति जिसको बोलते हैं, तो प्रवर समिति के पास में जो है वो विधेयक भेज दिया जाता है। तो वो जो समिति होती है वो उसकी जांच करती है कि इसमें क्या क्या प्रावधान ठीक हैं, क्या क्या गलत हैं, लेकिन उसको मतलब कि कोई परिवर्तन के लिए, संशोधन के लिए कोई सिफारिश नहीं करती। उसका काम होता है सिर्फ उस विधेयक की जांच करना। उसके बाद में क्या होता है कि समिति के पास में गया, उसके बाद में फिर जो है दोबारा समिति जो है वो सदन के पास में उसको लौटा देती है, जो भी उसकी रिपोर्ट होती है, और उसको मतलब कि रिपोर्ट भी अपनी रखती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो विचारणीय अवस्था होती है, कहने का मतलब दोबारा से सदन में उसको देखा जाता है। ठीक है, तो जो भी चर्चा होती है पक्ष या विपक्ष में, तो ये दूसरे पाठन में होती है, यानी कि सेकंड श्रेणी में होती है। अच्छा, चर्चा होने के बाद में क्या होता है कि जैसे कि फिर होती है तीसरी स्टेज आती है। तो तीसरी स्टेज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इसमें क्या होता है कि हाँ ये विधेयक ठीक है या नहीं है, इस पर वोटिंग होती है। तो मतलब कि वोटिंग अब पक्ष में हो या विपक्ष में, अगर पक्ष में हो गई तो जो है उसके बाद में विधेयक बनने के लिए राष्ट्रपति के पास में जाएगा सिग्नेचर होने के लिए। अगर पक्ष में नहीं हुई, मतलब कि उसकी जो वोटिंग है वो विपक्ष के वोट ज़्यादा पड़ गए, उसके मतलब कि विधेयक के विपक्ष में ज़्यादा पड़ गया, तो वो विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, जैसे कि यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। उसके बाद जैसे कि कोई विधेयक है, अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा की प्रोसेस के बाद में उसको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, और राज्यसभा में स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में ये सारी प्रोसेस होने के बाद में लोकसभा में भेज दिया जाएगा। तो दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरांत जो है इसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है। मतलब कि दोनों ने ही अपनी मोहर लगा के उसको कह दिया कि ये विधेयक ठीक है, तो जो है तो दोनों ही सदनों, मतलब कि फिर उससे कहा जाए कि ये विधेयक जो है वो संसद से तो पास है, अब उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे कि एक सदन से पास होने के बाद में जब दूसरे सदन में विधेयक जाता है तो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम द्वितीय वही तीनों जो श्रेणियाँ हैं, तो उसमें उस पर चर्चा होती है, मतदान होता है। तो ये सारी की प्रोसेस होने के बाद इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष जो है 4 विकल्प होते हैं। तो दूसरे सदन के पास में क्या क्या 4 विकल्प होते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला विकल्प क्या होता है कि यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे जो कि प्रथम सदन ने जैसा भी भेजा था उसको सेम रूप में उसको पारित करते हैं। दूसरा क्या होता है कि संशोधन के साथ पारित करे, मतलब कि उसमें कुछ चीज़ें परिवर्तन के लिए सलाह दे कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, आप इसको बदल दीजिए। तो संशोधन के साथ पारित करके जो है प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है। और तीसरा ऑप्शन उसके पास में होता है कि वो विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। चौथा उसके पास ऑप्शन क्या होता है, यह जो है विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना करके उसे लंबित कर सकता है। तो मतलब कि अस्वीकार भी कर सकता है। और क्या होता है कि जैसे कि उस पर कोई कार्रवाई ना करे, उसको मतलब कि पड़ा ही रहने दे, उसको देखे ही ना वोटिंग हो रही है ना चर्चा हो रही है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे कि दूसरे सदन के पास, चलिए यहाँ पे मैं एक आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि विधेयक को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, साधारण विधेयक है, तो अस्वीकार कर देने के बाद में और क्या होगा, और जैसे इसमें संशोधन उसने पारित किया, जैसे कि लोकसभा से गया बिल जो है वो गया राज्यसभा में, तो इसने पहले कि संशोधन करने के साथ में इसको भेज दिया, तो लोकसभा संशोधन जो है मानने के लिए तैयार नहीं है,
और या फिर विधेयक को अस्वीकार कर दिया, तो और या फिर जो है इनको कार्रवाई के लिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की, लंबित की, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है कि ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त जो है सदन बुलाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। तो दोनों को मिला के पास में बैठा के उस पर वोटिंग कराई जाती है। तो उसके बाद में जो वोटिंग में पक्ष या विपक्ष में होती है, तो उसके बाद में वो विधेयक पारित या निरस्त समझा जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों के द्वारा यदि पारित हो जाता है विधेयक बहुमत से, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए जाता है। तो राष्ट्रपति के तो इसमें वही बात लिखी है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास में क्या क्या विकल्प होते हैं, वो उनकी चर्चा कर लेते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, और वह दूसरा क्या है कि वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस सौंप सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। तीसरा क्या है, वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक भी सकता है। तो ये जो वीटो पावर भी यहाँ पे आ जाती है। तो ये मैंने आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको समझा दी थी, तो उसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ इन पॉइंटों की। अच्छा, साधारण विधेयक हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि धन विधेयक कैसे होते हैं। जो आपके विधेयक होते हैं, मैंने आपको बताई कैटेगरी, तो पहला साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक। तो धन विधेयक में क्या होता है, साधारण विधेयक में जो आम कानून होते हैं, आम मुद्दे होते हैं जो धन से संबंधित नहीं है, तो उनको जो बाकी के धन से संबंधित जो नहीं है, बाकी के जो सारे जो है मुद्दे, वो के सारे साधारण विधेयक में आएंगे कहीं ना कहीं। तो अब जो बात कर लेते हैं कि धन विधेयक में क्या क्या मुद्दे होते हैं। जैसे कि किसी कर का अधिरोपण, मतलब कि कर लगाना, ख़त्म करना, उसमें परिवर्तन करना, कम या ज़्यादा करना, ये सारे के सारे जो मुद्दे होते हैं ये धन विधेयक में होते हैं। और क्या होता है, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन किस तरीके से होगा, ये भी धन विधेयक में होता है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, यानी कि धन निकालना, मतलब कि ये जो टॉपिक है ये धन विधेयक में आता है। और क्या है कि भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति, संचित निधि में मतलब कि धन जमा करना होगा, उसकी अभिरक्षा या इनसे व्यय की राशि में केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण करना, ये भी जो है आता है धन विधेयक में। तो धन विधेयक हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, मैं आपको धन विधेयक और साधारण विधेयक में डिफरेंस बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या क्या होते हैं। ये पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस है, और धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है। तो साधारण विधेयक क्या होता है कि इसे जो है लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, धन विधेयक में क्या होता है कि यह सिर्फ लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक क्या होता है कि इसको मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। और जो धन विधेयक होता है इसको सिर्फ और सिर्फ मंत्री द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक जो है बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के पूरा स्थापित किया जा सकता है, इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। और धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है, मतलब कि पहले ही सहमति लेनी पड़ती है धन विधेयक में। साधारण विधेयक इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। तो राज्यसभा इसको संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है साधारण विधेयक को। लेकिन धन विधेयक में क्या होता है कि राज्यसभा जो होती है इसमें कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती है, उसको मतलब कि पारित ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि साधारण विधेयक में होता है कि राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है इसको, धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, इसके बाद में वो स्वतः ही पारित समझा जाता है। और देख लेते हैं कि साधारण विधेयक जो है राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की ज़रूरत नहीं होती है, और जो धन विधेयक होता है इसको अध्यक्ष के प्रमाणन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अच्छा हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट साधारण विधेयक से रिलेटेड क्या है कि इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक में क्या होता है, इसे सिर्फ लोकसभा से ही पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों की असहमति के अवसर नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं होता है। साधारण विधेयक, अगला पॉइंट देखते हैं कि लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। और इसमें धन विधेयक में क्या होता है कि अगर ये अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि साधारण विधेयक में कि इसे अस्वीकृत पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और धन विधेयक को इसे अस्वीकृत या पारित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जा सकता। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो है इसको पुनर्विचार के लिए
नहीं लौटाएगा। तो उम्मीद है आपको धन विधेयक और साधारण विधेयक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, कब कब किस जगह पारित किया जा सकता है, कितनी अवधि के लिए, किस पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, किस पे नहीं बुलाई जा सकती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अगला जो हमारा है, अगला जो विधेयक है वो है वित्त विधेयक। अच्छा, वित्त विधेयक दो तरीके का होता है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। तो हम लोग दोनों ही विधेयकों की चर्चा करेंगे। तो पहले जो पहले जो है वित्त विधेयक श्रेणी 1 पे चर्चा कर लेते हैं। तो श्रेणी 1 में क्या होता है कि वह विधेयक जिसमें धन विधेयक में उल्लिखित सभी मामले एवं इसके अलावा भी अन्य मामले होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब, अभी जो मैंने आपको ये जो धन विधेयक में जो मामले मैंने आपको ये जो 4 पॉइंट हैं मैंने आपको बताए, तो ये चारों पॉइंट, इसके अलावा भी कोई अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई पॉइंट है इनके अलावा भी, तो वो क्या होगा, तो वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि ऋण संबंधी होगा, जुर्माना लगाना होगा, ये सारे के सारे धन विधेयक में नहीं आते हैं। तो ये जो है वित्त विधेयक श्रेणी 1 में आते हैं। तो और वित्त विधेयक श्रेणी 1 में क्या क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। तो वित्त विधेयक श्रेणी 1 में क्या होता है कि इसके 2 रूपों में, मतलब कि जो वित्त विधेयक है एक 2 रूपों में धन विधेयक के समान है। कौन कौन से रूपों में? दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा पॉइंट है कि दोनों के लिए राष्ट्रपति की सहमति या पूर्वानुमति आवश्यक होती है। तो वित्त विधेयक श्रेणी 1 में। और क्या होता है कि अन्य जो मामले हैं, अन्य मामलों में ये साधारण विधेयक के जैसा ही प्रावधान होता है। जैसे कि ये 2 पॉइंट आप छोड़ दीजिए तो इसको आप एक साधारण विधेयक ही कहेंगे। इसके लिए संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। मतलब कि वही कि अगर गतिरोध हो जाता है संसद में इनको लेकर मुद्दों पे, तो इसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी 2 हम लोग चर्चा करने वाले। दूसरी श्रेणी में क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख धन विधेयक में होता है। अच्छा, इसमें कहने का मतलब जो भी चीज़ें धन विधेयक में लिखी गई हैं, अगर वो चीज़ें उन पॉइंटों को छोड़कर फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई और पॉइंट हैं, तो वो सारे के सारे वित्त विधेयक श्रेणी 2 में आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसको संसद के किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। अच्छा, हमने वो भी ऊपर देखा था, जो श्रेणी 1 में था उसको लोकसभा में ही, और जो धन विधेयक है उसको भी लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जो वित्त विधेयक श्रेणी 2 है, इसको मतलब कि संसद के किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती। गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें भी किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कि जो संसद की संयुक्त बैठक कैसे होती है, कब कब होती है, और जो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि संसद की संयुक्त बैठक होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक कब कब होती है, किन किन मुद्दों पर होती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। मतलब कि कोई विधेयक अगर उस पर गतिरोध की स्थिति है तो उसके लिए संविधान की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के द्वारा। तो कब कब होती है, चलिए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि यदि विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई विधेयक है वो दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत, मान लीजिए कि लोकसभा में वो बिल स्टार्ट हुआ, उसके बाद में गया राज्यसभा, तो उसने अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। इस अस्वीकृत करने के बाद में क्या होगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुला सकता है। दूसरा पॉइंट है कि यदि सदन जो है विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो जाए। कहने का मतलब जो लोकसभा से बिल गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने उसमें परिवर्तन के लिए संशोधन किए कि आप इन पॉइंटों को आप चेंज कर दीजिए या इनको हटा दीजिए, तो लोकसभा कहे कि नहीं, हम इनको नहीं हटाएंगे, हम ये पॉइंट बने ही रहने देंगे। तो इस बात को लेकर असहमति अगर बन जाती है तो इस मुद्दे पर भी जो है जो संयुक्त बैठक है हो सकती है। लेकिन जो है किन किन, जैसे कि साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, मैंने अभी आपको बताया कि किन किन मुद्दों पर हो सकती है, तो ये बात भी आपको नोट करनी चाहिए। जैसे कि साधारण विधेयक पे जो है हो सकती है संयुक्त बैठक, और धन विधेयक पे नहीं हो सकती, और जो वित्त विधेयक हैं उन पर हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी वाली हैं। ये आपको स्टेटमेंट के वाइज आपसे एग्जाम में सीधे पूछेगा, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, पीसीएस में हो, यही सारे के सारे स्टेटमेंट आपको रखे वहाँ पे मिलेंगे। तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे। तो इसलिए आप
जो है इन स्टेटमेंट को आप या मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो आपको लेक्चर दिए जाते हैं तो आप इनके नोट्स बना लीजिए। तो जो आप नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद में आप रिवीजन के लिए आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इनके नोट्स बना लीजिए, जो कि आपके मतलब कि एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। और मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन और कि मेरे द्वारा जैसे कि पॉलिटी डिटेल में पढ़ाई जाती है, तो और आप जो है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये MCQs जो सीरीज़ हमारे जो है चैनल पर कुमार सर के द्वारा पॉलिटी की ली जाती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसको देखने के बाद में आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आप देखिए कि हाँ आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बाकी आपका मिल रहा है कि नहीं। तो आप डिटेल में जब समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन आपके सारे के सारे आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मतलब कि आपको एग्ज़ाम में मदद मिलने वाली है। तो चलिए अगला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं कि दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए। कहने का मतलब एक सदन ने पास कर दिया और दूसरे सदन में गया और दूसरा सदन जो है वो 6 महीने तक उसने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, तो उस मामले में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं निधियों पर। निधियाँ क्या होती हैं, चलिए हम लोग इन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि भारत का संविधान जो है वो केंद्र सरकार के लिए निम्न 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। अच्छा, निधियों से मतलब वही है कि सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है, सरकार का पैसा कहाँ जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो निधियों में दी गई हैं। तो 3 प्रकार की निधियाँ हैं कि किस तरीके से पैसा सरकार कहाँ से पैसा लेती है और कहाँ पे जमा करती है। तो ये मैं निधियों की चर्चा कर लेता हूँ। बाकी का जो पैसा निकालने की जो प्रोसेस है वो बजट में है। तो बजट का जो है आपको कल वीडियो में आपको मैं बजट भी पढ़ाऊँगा कि सरकार जो है वो संसद जो है वो किस तरीके से पैसा निकालती है, किस तरीके से सरकार को पैसा मिलता है, किस तरीके से खर्च करती है, उसका हिसाब किताब क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो जो पहली हमारी निधि है वो है भारत की संचित निधि। तो संचित निधि में क्या क्या होता है, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, मतलब कि जितना भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूलती है, तो ये सारा का सारा कहाँ जमा होता है, भारत की संचित निधि में। दूसरा पॉइंट क्या है कि राजकोषीय विधेयकों, ऋणों, अर्थोपाय अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार द्वारा जो भी ऋण लिया जाता है वो सारा का सारा कहाँ से लिया जाता है, भारत की संचित निधि पे। कहने का मतलब जैसे कि भारत ने किसी दूसरे देश से ऋण ले लिया, मतलब कि उधार ले लिया, तो उसके जो गारंटी होती है ना, तो भारत सरकार क्या कहती है कि हमारी जो भारत की संचित निधि है तो ये उसको गारंटी के तौर पे दिखाती है कि अगर हम नहीं चुका पाए तो आप मतलब कि ये हमारे देश की गारंटी के तौर पे है, आपको इस भारत की जो संचित निधि है इससे आपका कर्जा चुकाया जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या होता है कि ऋणों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत की संचित निधि का भाग होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे कि भारत ने अगर मतलब कि भारत जो है उसने जो है किसी और देश को ऋण दे दिया, ठीक है, मान लीजिए कि नेपाल को ऋण दे दिया, तो जो ऋण से जो ब्याज मिलेगा उससे जो धनराशि प्राप्त होगी वो सारी की सारी कहाँ जमा होगी, वो सारी की सारी जमा होगी भारत की संचित निधि में। तो हमारी जो संचित निधि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट निधि है कि सारा का सारा पैसा इसी में ही, मैक्सिमम पैसा इसी में रखा रहता है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो किस किस तरीके से निकालती है ये चर्चा मैं बजट पे करूँगा कल के लेक्चर में। तो अगली जो हमारी निधि है उसको बोलते हैं लोक लेखा निधि। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होती है। संचित निधि के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक धन भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखा में ऋण लिया जाता है। मतलब कि जो चीज़ें संचित निधि में लिखी हैं उनके अलावा जो अन्य पॉइंट हैं उन पे भारत की लोक लेखा, मतलब कि भारत जो ऋण देता है, या जैसे कि इसमें क्या क्या आता है कि भविष्य निधि जमा हो गया, न्यायिक जमा हो गया, जो कोर्ट में जो स्टाम्प वगैरह होते हैं तो उनका जो पैसा हो गया, बचत हो गई, बैंक की जमा हो गई, विभागीय जमा हो गया, मतलब कि जो विभाग हैं उनके पास में पैसा आता जाता रहता है। तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ जमा होता है, लोक लेखा निधि में। और इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना होता है। कहने का मतलब जो हमारी लोक लेखा वाली जो संचित निधि जो होती है उसके लिए संसद में प्रॉपर कानून बनाया जाता है, मतलब कि एक प्रोसेस होता है, उसके तरीके से ही उसमें से पैसा निकाला जाता है और वो संसद के द्वारा ही प्रोसेस होता है। अच्छा, लोक लेखा निधि से अगर पैसा निकालना है तो वो संसदीय प्रोसेस जो है वो इसमें फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको कल बजट का जो पढ़ाऊँगा लेक्चर, तो उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से पैसा निकलता है। तो अगली जो निधि है वो आकस्मिक निधि। यह निधि जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय
के लिए इससे जो है अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आकस्मिक निधि जो हमारी बनाई जाती है तो वो राष्ट्रपति के अंडर में होती है। ये जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे आपदा आ गई, जो आपदा आ गई कहीं पे, ठीक है, किसी स्टेट में, जैसे कि ओडिशा हो गया जो हमारा आपदा से हमेशा ग्रसित रहता है, वहाँ पे मान के चलिए वहाँ पे एकदम से चक्रवात आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे एकदम से आपको पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा कहाँ से, पैसा हमारा होता कहाँ है, वो संचित निधि में। भारत का जो भी पैसा होता है वो होता है संचित निधि में, और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए प्रॉपर मतलब कि तरीका होता है, उस पर वोटिंग होती है, मतदान होता है, तो उसके बाद में जो प्रोसेस होती है उसके बाद में ही पैसा निकलता है। और यहाँ पे ज़रूरत एकदम आकस्मिक है, मतलब कि आपको तुरंत का तुरंत रुपया चाहिए, तो इसके लिए जो है एक अलग से आकस्मिक निधि बनाई गई है। तो इसमें पैसा हमेशा पड़ा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो एकदम से इसमें गवर्नमेंट के पास में जो है पावर होती है कि इसमें से वो राष्ट्रपति की सहायता से इसमें से पैसा निकाल लेता है, तुरंत का तुरंत अपना काम चलवाता है। और उसके बाद में ये जो बाकी के जो संसद, बाद में क्या होता है कि संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जाता है। कहने का मतलब कि बाद में उस पर चर्चा की जाएगी कि कितना पैसा कहाँ पे लगा, उसके बाद में जो राशि खर्च हो जाएगी तो उसको भारत की संचित निधि से निकाल कर दोबारा उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये आकस्मिक निधि में इस बात की जो है चर्चा की गई है कि किस लिए बनी है। तो ये मतलब कि कोई आकस्मिक जो है आपदा आ जाती है तो उसके लिए एकदम से पैसा निकालना होता है, तो वो पैसा जो है आप आकस्मिक निधि से गवर्नमेंट निकालती है। तो आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही पढ़ाऊँगा। तो एक पार्ट जो है आपका संसद का जो है एक पार्ट और बढ़ेगा। तो इसमें क्योंकि मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इतने पार्ट में पाँचवा पार्ट आपका लास्ट पार्ट होगा, तो इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है। तो मैं नहीं, अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर देता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी टर्म है आपके जो भी पेपर में आने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो इस चक्कर से मैं इसके 4 से 5, इसीलिए इसके जो है 5 पार्ट बनाने पड़ रहे हैं मुझे, नहीं तो मैं इसको 3 पार्ट में ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसमें जो है आपके क्वेश्चन छूट जाते। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिले, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपको वैसे भी नॉलेज मिलनी चाहिए कि हमारे देश की जो संसद है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, चाहे वो भले ही आपके एग्जाम में काम आए नहीं आए, बाहर भी आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से कार्य करती है, कहाँ से पैसा लाती है, संसद में कैसे कानून बनते हैं। ये तो एक आम नागरिक है, उसको भी ये जानकारी होनी ही चाहिए कम से कम। तो उस लिहाज से भी मैं आपको मतलब कि पूरी की पूरी जानकारी देता हूँ, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आज दी गई होगी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसी तरीके के अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन भी दे सकते हैं। और भी मतलब कि इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा डिटेल में, और प्रैक्टिस आपको जो है MCQs के तरीके से और भी जो हमारे एजुकेटर होंगे उनके द्वारा कराई जाएगी। तो जो है आप डिटेल में क्लास चाहिए तो आप मेरे द्वारा जो पढ़ाई जाएगी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप प्रैक्टिस जो है MCQs टाइप की, MCQ जो क्वेश्चन होंगे वो और एजुकेटर हैं उनके द्वारा हमारे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो है अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और भी दोस्त जो आपके हैं तो उनको भी सजेस्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि उनको भी जो है लाभ मिल सके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या और भी नॉलेज के व्यू से। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों के पास में पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।